नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके विश्वसनीय मंच गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से, जहां पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा हिंदू सनातनी परंपरा का नववर्ष प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे सभी पाठकों को, हमारे सभी छात्रों को, मित्रों को और हमारे चैनल को देखने वालों को मेरी और मेरे संस्थान की ओर से इस सनातनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अपनी अंतिम कक्षा में हम लोग छंद के विषय में अपनी चर्चा को कर रहे थे और उस चर्चा में हमने छंद के अंगों की जानकारी को प्रारंभ किया था और उसी क्रम में हमने दो महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा को पूर्ण कर लिया था। तो अपनी आज की क्लास में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, हम लोग छंद में छंद के अंगों का जिक्र कर रहे थे, छंद के अंगों का जिक्र कर रहे थे कि कब कोई रचना छंद कहलाती है, क्या क्या विशेषताएं किसी छंद में होनी चाहिए। तो उस चर्चा में हमने दो महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा कर ली थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण अंग हमारा था चरण अथवा पद, और दूसरा अंग जिसकी हमने चर्चा की थी साथियों, वो था मात्रा अथवा वर्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण था, मात्रा अथवा वर्ण जो इसका अंग था। तो इसको अपनी अंतिम कक्षा में हम लोगों ने देख लिया था। तो आज की अपनी चर्चा को इसके आगे से प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, छंद का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है उसे हम जानते हैं यति के नाम से। लिखते जाएंगे आप लोग कि ये यति क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, यति का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम बोलते हैं ठहराव अथवा विराम। ठीक है, ठहराव अथवा विराम। कई बार परीक्षाओं में ये शाब्दिक अर्थ के रूप में पूछा गया है कि छंद के किस अंग को ठहराव अथवा विराम के नाम से जाना जाता है, या निम्न में से किसे ठहराव अथवा विराम कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि यति को ठहराव अथवा विराम कहते हैं। अब कहां पर किस प्रकार से यति का प्रयोग होता है, आइए उसको हम लोग जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि छंद जो होता है यह एक काव्य रचना होती है जिसको गाया जाता है। ठीक है, और जब हम किसी चीज को गाते हैं तो गाते समय एक निश्चित समय पर छंद पर ठहराव आता है। गाने में एक निश्चित समय पर हमें सांस को रोकना पड़ता है। ठीक है, तो किसी गीत को, किसी काव्य को गाते समय वह स्थान जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है, जहां पर हम थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं, ठहराव करते हैं, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? यति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यति के नाम से जानते हैं। साथियों, उसकी परिभाषा क्या बनेगी? देखिए, इसकी परिभाषा बनेगी, लिखिए, किसी छंद के गायन के समय होने वाला ठहराव क्या कहलाता है? यति कहलाता है। यति कहलाता है। यति कहलाता है। ठीक है, यति कहलाता है।
देखिए साथियों, कहीं कहीं यति की महत्वपूर्ण भूमिका छंद के निर्धारण में भी हो जाती है। एक दूसरी परिभाषा के रूप में अगर हम यति को देखें तो यति का मतलब सिर्फ ठहराव से नहीं है। जहां पर ठहराव हो रहा है, अगर विस्तृत दृष्टिकोण से इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि छंद का गायन करते समय जहां पर ठहराव आता है या जहां पर हम अपनी सांस को रोकते हैं, थोड़ा सा आराम लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, वहां पर छंद का एक चरण भी पूर्ण होता है। ठीक है, छंद का एक चरण भी पूर्ण होता है। तो हम दूसरे अर्थों में यति का प्रयोग इस रूप में भी कर सकते हैं, इस रूप में भी कर सकते हैं कि किसी छंद के गायन के समय जो ठहराव की स्थिति होती है या जहां पर ठहराव पाया जाता है उसे हम पद अथवा चरण के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट आप यहां पर निकाल सकते हैं, एक पॉइंट आप यहां पर निकाल सकते हैं कि किसी छंद के पद अथवा चरण के निर्धारण में, पद अथवा चरण के निर्धारण में यति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमें किसी छंद का निर्धारण करना है, किसी छंद के पद का निर्धारण करना है कि कहां पर उसका पद पूर्ण हो रहा है, तो जहां पर छंद में ठहराव की स्थिति होगी वहां पर उसका एक चरण क्या माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, सामान्यतः हम लोग अपने जीवन में नित्य प्रति कोई ना कोई चौपाई का प्रयोग करते ही रहते हैं। जैसे बहुत चर्चित चौपाई का उल्लेख हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तो अब इस चौपाई को जब हम पढ़ते तो देखिए यहां पर विराम की स्थिति कहां पे मिल रही है। देखिए जैसे हमने इसको पढ़ा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तो देखिए यहां पर कि मंगल भवन अमंगल हारी, अगर हम लिखें मंगल भवन अमंगल हारी, तो यहां पर देखिए यहां पर हमें विराम मिला। हम छंद का गायन करते समय यहां पर क्या हुआ, रुके। मंगल भवन अमंगल हारी, एक पल के लिए यहां पर क्या हुए, रुके। और इसके बाद हमने दूसरी पंक्ति प्रारंभ की, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, और फिर वहां पे रुके। तो देखिए यहां तक जहां पे हमें विराम की स्थिति मिली, जहां पर हमें विराम की स्थिति मिली, यहां तक ये छंद का क्या हो जाएगा, एक चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक चरण अथवा पद हो जाएगा। यहीं तक हम क्या करेंगे, मात्राओं की या वर्णों की गणना करके बहुत आसानी से बता देंगे कि दी गई पंक्ति में कौन सा छंद है। साथियों ये तो बहुत सरल था, बहुत चर्चित था। ऐसी असंख्य चौपाइयां, ऐसे असंख्य दोहे सोरठे जो आपने नहीं सुने हैं, आप सिर्फ गणना करके या यति के द्वारा, यति जहां पर मिली यानी वहां तक एक पद हो गया, और वहां पर मात्राओं और वर्णों की गणना करके आप बहुत आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि दी गई पंक्ति में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक और अंग की चर्चा को यहां पर समाप्त करते हैं। यति जो क्या होता है, तो हमने बता दिया ठहराव अथवा विराम।
कि छंद का गायन करते समय जहां पर भी छंद में थोड़ा सा ठहराव, जहां पर हम सांस लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस ठहराव को ही हम क्या किस नाम से जानते हैं, यति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला अपना इसका एक अंग देखते हैं। ठीक है, यति के अलावा एक इसका अंग होता है साथियों, जिसे हम जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अंग। ठीक है, तो एक अंग इसका होता है यति के साथ गति। ठीक है, अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। गति का मतलब होता है चलना, प्रवाहित होना। ठीक है, प्रवाहित होने का मतलब क्या हुआ, प्रवाहित होने का मतलब हुआ कि जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं, जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद उसमें ठहराव की आवश्यकता पड़ती है, और उस ठहराव के बाद फिर जब हम उस छंद को पढ़ते हैं तो स्वतः ही वो छंद अपने आप उसके शब्द क्या होते हैं, उसमें गुद करके निकलते समायोजित होते हुए चले जाते हैं। यानी हम किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं, देखिए हम जैसे गाना भी गाते हैं तो गाने में बहुत अधिक शब्दों को हम लगातार बोलते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो लगातार बोलना जो होता है, शब्दों का जो प्रवाह होना होता है, यानी शब्दों में लगातार प्रयोग होने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, गति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गति के नाम से जानते हैं। साथियों, जब हम संगीत की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं तो संगीत में हम लोग एक शब्द का अक्सर प्रयोग करते हैं, वो शब्द होता है लय। ठीक है, जब भी काव्य की बात होती है, कभी छंद की बात होती है, कभी गीतों की बात होती है, कभी कविताओं की बात होती है, कभी रचनाओं की बात होती है, तो साथियों उसमें लय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगर कोई गीत जिसमें लय नहीं हो तो वो गीत जो होता है वो कर्णप्रिय नहीं रह जाता, बल्कि कानों को क्या करता है, हमारे कानों को आनंद देने की बजाय हमारे कानों को कष्ट प्रदान करने लगता है। ठीक है, कोई हम लोग कहते हैं कि एक गायक जैसे बहुत सुर में गा रहा है, बहुत लय, जब बहुत अच्छे तरीके से गाता है तो हम लोग कहते हैं, सामान्य मामूल से लिखा जाता है कि कितना बढ़िया लय में गा रहा है। ठीक है, और जब वही क्या होता है, उसकी लय थोड़ा सा वो अपनी लय से भटक जाता है, तो जब हमें संगीत जो है कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग कहते हैं कैसा बेसुरा हो गया है, अपनी लय को ही भूल गया है। ठीक है, तो लय का मतलब होता है गाने में होने वाला या गीत या छंद में होने वाला प्रवाह, प्रवाह कि एक उचित रूप से वो प्रवाहित हो और इस तरीके से कि हमारे कानों को क्या करे, आनंदित करे, आनंदित करे। ठीक है, तो गति का साथियों दूसरा अर्थ जो होता है वो लय होता है। गति का दूसरा अर्थ क्या होता है, लय। दूसरी भाषा में हम इसको लय के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसकी देखिए परिभाषा क्या बनेगी, तो अगर हम परिभाषा इसकी बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि छंद के गायन के समय, छंद के, देखिए इसकी परिभाषा बनेगी, छंद के गायन के समय, गायन के समय वह अवस्था जहां छंद स्वतः ही गतिमान हो जाता है, स्वतः ही गतिमान हो जाता है, वो क्या कहलाता है भाई, उसे गति अथवा लय कहते हैं, गति अथवा लय कहते हैं।
गति अथवा लय कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत बहुत से छंद हैं, जैसे अब अपने सम्मातिक छंदों के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लगातार एक लय में गाते चले जाते हैं, लय में अपने आप वो प्रवाहित हो जाती है। तो जो गति बनती है छंद के गायन के समय, उसे ही हम लय अथवा गति, जो प्रवाह होता है उसे हम लय अथवा गति के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, छंद के गायन का। देखिए, ये लय ही होती है साथियों, ये लय ही होती है जिसके माध्यम से हम किसी रचना को काव्य अथवा गद्य अथवा पद्य के रूप में उसमें क्या करते हैं, विभेद कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। क्योंकि गद्य की जो रचना होती है वो गेय नहीं होती है, गाने योग्य नहीं होती, उनको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। जबकि पद्य और काव्य की जो रचना होती है वो गाई जाती है, उनका गायन किया जाता है। और जब किसी चीज का हम गायन करते हैं तो गायन करते समय उसमें एक लय होती है, उस लय को ही हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो साथियों, आशा है कि ये बिंदु आपके सामने भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, ये भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अपने अंतिम बिंदु की चर्चा हम करते हैं, जो कि है हमारा अगला बिंदु है, वो कहलाता है तुक। तुक, तुक क्या होता है साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तुक क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर शब्द सुना होगा, तुकबंदी, तुकबंदी। अरे यार, ये तुमने क्या कह दिया, इसमें तो तुकबंदी हो गई। तो तुकबंदी होने का मतलब क्या होता है, तुकबंदी होने का मतलब होता है कि वर्णों की आवृत्ति हो जाना। जैसे हमने कोई चीज कही, जैसे हमने अभी पीछे बोला कि मंगल भवन अमंगल हारी, और दूसरी पंक्ति हमने बोला द्रवहु सुदर्शित अजिर विहारी, द्रवहु सुदर्शित अजिर बिहारी। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर ये रा, री और री अंतिम वर्णों की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। अंतिम वर्ण क्या हो गए, समान हो गए। साथियों, आप कभी भी कोई काव्य की रचना देखेंगे तो ऐसी रचना जहां पर अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है, अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे तुकांत के नाम से जानते हैं। तो तुक का अर्थ क्या हो गया, तुक का अर्थ हो गया आवृत्ति। तुक का अर्थ क्या हो गया, आवृत्ति। शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए, तुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवृत्ति होता है। तुक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवृत्ति होता है। अब हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसकी अगर परिभाषा देंगे तो इसकी परिभाषा देंगे कि किसी छंद के अंतिम वर्णों में होने वाली आवृत्ति, साथियों क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। यानी किसी छंद के यदि अंतिम वर्णों में क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो उस आवृत्ति को हम तुक बोलते हैं। और तुक के आधार पर साथियों, तुक के आधार पर छंद जो होते हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक क्या कहलाते हैं, एक कहलाते हैं तुकांत। क्या कहलाते हैं,
तुकांत छंद। तुकांत का मतलब क्या होगा, तो इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे तो तुक धन अंत, तुक धन अंत, और दूसरा कहलाता है अतुकांत, दूसरा कहलाता है अतुकांत। अतुकांत का मतलब देखिए हुआ आ धन तुक धन अंत। देखिए शब्द को देखते जाइए। तुक का मतलब आवृत्ति, मैंने क्या लिखवाया, तुक का शाब्दिक अर्थ आवृत्ति, ठीक है। और अंत में, यानी जिन छंदों के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तुकांत छंद के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, तुकांत छंद के नाम से जानते हैं। और दूसरा अतुकांत, आ देखिए क्या हुआ, आ हुआ उपसर्ग, जिसका मतलब है नहीं। तुक का मतलब आप जान चुके हो, आवृत्ति, यानी जिन छंदों के अंत में तुक नहीं पाया जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे, अतुकांत छंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अतुकांत छंद बोलेंगे। साथियों इसका एक क्वेश्चन आया है, विकल्प दिए गए थे और सीधे सीधे पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में अतुकांत छंद कौन सा होगा। अतुकांत छंद 4 विकल्प में से एक पूछा गया था। तो साथियों जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है, उनमें से जो छंद आपको पढ़ने हैं उनमें से साथियों ध्यान रखिएगा, सोरठा, सोरठा एकमात्र ऐसा छंद है, एकमात्र ऐसा छंद है जिसका प्रयोग तुकांत और अतुकांत दोनों के रूप में होता है। तुकांत और अतुकांत दोनों के रूप में होता है, यानी सोरठा छंद में अंत में तुक पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। तो साथियों वहां पे जो 4 विकल्प थे, उस विकल्प के अनुसार आपका आंसर सोरठा छंद था। कौन सा छंद था, सोरठा छंद था। और भी महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो हम छंद के दौरान आपको स्पष्ट करेंगे, जब हम इंडिविजुअल छंदों की चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पर आपको तुक को समझाते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि तुक का मतलब हमने जान लिया आवृत्ति, और आवृत्ति किसकी, तो चरणों के अंतिम वर्णों में, अंतिम वर्णों में आवृत्ति, चरणों के अंतिम वर्णों में पाई जाने वाली जो आवृत्ति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तुक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तुक के नाम से जानते हैं। और तुक के आधार पर छंदों का विभाजन 2 प्रकार से होता है, या तो वो तुकांत छंद होगा या वो अतुकांत छंद होगा। तुकांत का मतलब जिसके अंत में, जिसके अंत में, छंद के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो वो तुकांत, और जिनके अंत में आवृत्ति ना हो वो अतुकांत हो जाएगा। और अतुकांत के रूप में प्रयोग होने वाला छंद कौन सा होगा, सोरठा छंद होगा। कौन सा होगा, सोरठा छंद होगा। तो इस प्रकार से ये अंग भी आपका स्पष्ट हो गया, इस अंग को भी हमने क्लियर कर लिया। आइए छंद के एक अंतिम बिंदु पर और अंतिम अंग पर चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम लोग छंद के सीधे सीधे प्रकार की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, छंद का अंतिम अंग साथियों जो है वो आप लोग अक्सर देखते होंगे, एक अंग होता है गण। गण, ठीक है। अब ये गण क्या होता है, तो देखिए साथियों, अभी तक हमने जो भी अंग पढ़े, जो भी अंग पढ़े, एक बार जरा हम देख लेते हैं हमने किन किन अंगों की चर्चा की थी। तो हमने किया चरण, हमने किया वर्ण अथवा मात्रा, हमने चर्चा की यति, हमने चर्चा की गति, और हमने चर्चा किया तुक। ठीक है, इन चरणों की, इन अंगों की हमने चर्चा अभी तक की।
ये जो हमारे छंद के अंग हैं, इनका प्रयोग छंद के जो दो मूल भेद होते हैं, चाहे उसे हम मात्रिक बोलें या हम वर्णिक बोलें, दोनों ही अंगों में होता है। इनका प्रयोग दोनों ही प्रकार के छंदों में होगा। लेकिन साथियों, जब हम बात करते हैं इस गण की, ध्यान रखिएगा, इस गण की जब हम बात करते हैं तो साथियों ये गण का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वर्णिक छंद में होता है। सबसे पहले वर्णिक छंद में होता है। अब देखिए क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण है गणों का। हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि किसी भी वर्णिक छंद के निर्धारण में गणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट लिख लीजिए, वर्णिक छंद के निर्धारण में गणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है? किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है? साथियों, जानने लायक बात यह है कि किसी भी वर्णिक छंद में गण किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो साथियों देखिए, जब हम मात्रिक छंद की बात करते हैं तो वहां पर मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है। और हम परिभाषा जब पढ़ते हैं वर्णिक छंद की तो वहां पर वर्णों की गणना होती है, वहां पर वर्णों की गणना होती है। साथियों कई बार क्या होगा कि वर्णों की संख्या जो है वो दो वर्णिक छंदों में समान मिल जाएगी। कई बार हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। वैसे वर्णिक छंद जो है, आपको बता दूं मैं कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो हमारी जो भी यूपी SSS की है या पुलिस की है या शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जितनी भी है, जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में है, ना कि विशेषज्ञ के रूप में। विशेषज्ञ के रूप में मेरा मतलब उन परीक्षाओं से है जहां पर हिंदी विषय की ही परीक्षा होती है, अन्य की नहीं, या आपको हिंदी विषय के रूप में वहां पर परीक्षा देनी होती है। हिंदी विषय के विशेषज्ञ के रूप में जो आपसे परीक्षा ली जाती है, उन परीक्षाओं को छोड़ करके जो एक सामान्य ये परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, विभागों से संबंधित, जहां हिंदी विशेषज्ञता की नहीं बल्कि हिंदी एक विषय के रूप में होता है अन्य विषयों के साथ, ऐसी किसी भी परीक्षाओं के सिलेबस में प्रायः हम लोग देखते हैं कि जो छंद होता है वहां पर सिर्फ मात्रिक छंद का वर्णन किया जाता है या मात्रिक छंद के बारे में हमसे पूछा जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, कारण एकदम स्पष्ट है। जब भी इस प्रकार की कोई हम परीक्षा देते हैं तो उसमें विज्ञान वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के, कला वर्ग के सभी क्या कहती है जो शाखाएं, जो श्रेणियां, जो स्ट्रीम है, उन स्ट्रीम के जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो परीक्षार्थियों को सबको एक ही हिसाब से मान लेना कि मान लो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी है तो उसको विज्ञान की विषय की नॉलेज होगी, कोई वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी है तो उसको अपना अकाउंट्स के वाणिज्य के विषय की अच्छी जानकारी होगी, यदि कोई कला वर्ग का विद्यार्थी है तो हो सकता है उसका हिंदी, इतिहास, भूगोल इन सब विषय में अच्छी पकड़ हो। लेकिन जब परीक्षा देने बैठते हैं तो परीक्षा में आपसे सिंपल इंटरमीडिएट या स्नातक स्तर की आपकी योग्यता का उल्लेख कर दिया जाता है। तो स्नातक तो तीनों ही लोग हैं, चाहे वो बीए का हो, चाहे बीएससी का हो और चाहे बीकॉम का हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर प्रायः सिलेबस जो है उसमें हिंदी को स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाता है कि इंटरमीडिएट तक की, क्योंकि जहां पर आपने सब विद्यार्थियों ने विषयों का अध्ययन किया हो,
जैसे मान लीजिए कोई आर्ट साइड में भी जा रहा है तो इंटरमीडिएट के बाद वो ये देख करके जाएगा कि हो सकता है हमारा गणित का विषय में उतनी अच्छी पकड़ ना हो, या कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो ये सोचता होगा कि यार हमारा ये जो मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, मानविकी के सब्जेक्ट है, इनको पढ़ने में हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है, हमें तो साइंस स्ट्रीम या विज्ञान का विषय पढ़ने में या गणित पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो वो इंटर के बाद अपनी विधा का, अपनी जो एक स्ट्रीम है, ठीक है, दिशा है, उसका चयन करता है। तो इंटर तक सभी लोग अनिवार्य रूप से उन विषयों को पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, ठीक है। इसका अध्ययन आपसे सुचारू रूप से सभी विद्यार्थी करते ही हैं। इसीलिए जब भी कभी हिंदी की परीक्षा होती है जहां पर वो एक विषय के रूप में होता है, तो वहां पर आपसे जो सिलेबस पूछा जाता है साथियों, वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है इंटरमीडिएट तक की हिंदी, ठीक है। इंटरमीडिएट या 12th तक के समकक्ष की हिंदी की आपसे जिक्र करता है। और जब 12th तक की हिंदी की बात करते हैं साथियों, तो वहां पर छंद में हमें सिर्फ मात्रिक छंदों का अध्ययन करना होता है। किसका अध्ययन करना होता है? मात्रिक छंदों का। यही कारण है कि जब यहां पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो मात्रिक के ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो मात्रिक छंद का है और उन मात्रिक छंदों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर वर्णिक छंद होता तो उसका भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से ऐसा बता देता कि उसको भी पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती ही ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल चूंकि हमें पढ़ना मात्रिक छंद है, और फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं देखिए ये मेरे बहुत से छात्रों को है ये लेकर के कि पढ़ने के लिए कई हमारे, जब हम ऑफलाइन क्लास में भी होते हैं तो कई हमसे छात्र पूछते हैं, हमारे कई छात्रों का हमसे प्रश्न रहता है कि सर जी ये बताइए कि सिलेक्शन पाने के लिए क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है, क्या बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है? ऐसे सर कौन से छात्र होते हैं जो परीक्षा में सेलेक्ट हो जाते हैं, पहली बार में सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ एक बार में, दो बार में हो जाते हैं, तो ऐसा सर वो लोग क्या पढ़ते हैं, क्या विशेष पढ़ते हैं जो उनका चयन हो जाता है? तो उनका जो पहला प्रश्न होता है कि सर जी क्या परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना आवश्यक है? तो साथियों मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं उनको हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि किसी भी परीक्षा को पढ़ने के लिए बहुत अधिक पढ़ना आवश्यक नहीं है, बहुत अधिक नहीं पढ़ना होता। क्योंकि देखिए इस शब्द को ही देख लीजिए, ये शब्द मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, सिलेक्शन, जरा देख लीजिए इसको। सिलेक्शन का मतलब है, ये शब्द जो बन रहा है वो मूल शब्द कहीं ना कहीं उसका सेलेक्ट है, और सेलेक्ट से ही बनता है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? सेलेक्टेड का मतलब हुआ कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि सेलेक्टेड पढ़ना है। क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, उसका चयन करना आपको, यह चीज आपको आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जब आपको जिस दिन यह चीज, जिस चीज का अभ्यास हो जाएगा कि कौन सी चीज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको सफलता पाने का सबसे शॉर्टकट मंत्र दे रहा हूं, एक मूल मंत्र दे रहा हूं। आप लोग किस चीज के पीछे भागते हो? आप लोग भागते हो कि सर परीक्षा में क्या पढ़ना आवश्यक है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप उस चीज को देखो कि परीक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। जिस दिन आप प्रश्न को छोड़ना सीख जाओगे, परीक्षा में देख करके यह पता होना चाहिए प्रश्न को पढ़ते समय कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण नहीं है, यानी उस प्रश्न पे, उस चीज को पढ़ने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको ज्ञान का भंडार नहीं होना है, आपको उन चीजों को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बस। तो जिस दिन आपने चीजों को छोड़ना सीख लिया, इस छोड़ने का मतलब है, देखिए छोड़ने का मतलब है त्याग, और जिसने त्याग सीख लिया उसने किसी भी चीज को प्राप्त कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि त्याग अगर आपने सीख लिया तो आप चीजों को प्राप्त कर लेंगे। तो
पढ़ते समय अगर आपने ये चीज सोच लिया कि अरे यार इसको पढ़ने में समय हमें नहीं लगाना है, ये अननेसेसरी है, व्यर्थ है, तो वहां पर जैसे ही उसको आपने छोड़ा तो आपके पास समय मिला तो आपने जिन चीजों को पढ़ा उसको बार बार रिवाइज किया, और जब रिवाइज किया तो वो चीजें आपके स्मरण में आ गई, और जब स्मरण में आ गई तो पेपर में प्रश्न देखते ही आपको लगता है कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। पढ़ते आप लोग सब कुछ है, मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ते आप लोग सब कुछ है, लेकिन रिवीजन की कमी के कारण वो चीज ऐसा लगता है कि ये हमने नहीं पढ़ी है। नहीं, उसको बार बार दोहराइए। तो आपको क्या करना है, सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजों को। तो हम आपको यहां पे चर्चा कर रहे थे गण को लेकर के, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीजों से आपको परिचित करा दिया कि सिलेक्शन के लिए लिख लीजिए, एकदम ये सूत्र है कि अगर आप बहुत अधिक पढ़ रहे हैं तो भी मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड पढ़िए, लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को पढ़िए। और हम आपको इंगित करते रहते हैं, समय समय पर ये बताते रहते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे गणों की, तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे कह रहे हैं कि इसका निर्धारण वर्णों की संख्या पे होता है। किस पे होता है, वर्णों की संख्या पे होता है। तो वर्णों की संख्या को जैसे हम लेके कि जैसे मान लीजिए किसी छंद में 17 वर्ण हैं। वाक्यांश में क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में सीधे सीधे पूछा गया था कि 17 वर्णों से निर्मित रचना क्या कहलाती है। 17 वर्णों से निर्मित रचना क्या कहलाती है। तो साथियों देखिए, 17 वर्णों से निर्मित रचना जो होती है उसको हम मंदाक्रांता, ये एक छंद का नाम है, छंद का नाम है, मंदाक्रांता बोलते हैं। लेकिन साथियों सिर्फ एक ही छंद नहीं होता है जो 17 वर्णों पे आधारित होता है। जब हम 17 वर्णों की बात करते हैं तो एक दूसरा छंद भी होता है जिसका नाम होता है शिखरणी छंद। शिखरणी छंद। अब ये दोनों ही रचनाएं, ये दोनों ही छंद जो है ये 17 वर्णों से मिलकर के बने हैं। लेकिन जब हम बात करें तो ये दोनों ही छंद एक ना होकर के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी दोनों में 17 है तो हम पहचाने कैसे कि ये दोनों अलग अलग है। प्रश्न उठता ना है कि दोनों में ही 17 है तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर वर्णों को काउंट करेंगे तो वर्ण मंदाक्रांता में भी 17 आएंगे और वर्ण शिखरणी में भी 17 आएंगे। तो फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे कि सर ये मंदाक्रांता की है कि ये शिखरणी की है। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो साथियों अब निर्धारण में भूमिका का निर्वहन करता है गण। वर्णों की संख्या समान, लेकिन गणों के प्रयोग के आधार पर हम किसका छंद का निर्धारण करेंगे कि दिया गया छंद मंदाक्रांता का है अथवा शिखरणी का। तो कैसे वर्णों का होता है। तो साथियों देखो, जब हम जब हम गणों की चर्चा करते हैं तो साथियों देखिए गणों का जो शाब्दिक अर्थ होता है, गणों का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। समूह शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समूह, ठीक है। समूह की अगर हम बात करें तो समूह का मतलब क्या होता है, तो जैसे कोई भी आपका छंद लिखा हो तो छंदों में गण बनाते समय हम 3 वर्णों का समूह लेते हैं, 3 वर्णों का समूह बनाते हैं, 3 वर्णों का एक समूह बनाते हैं और इस समूह को हम क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं। ये शाब्दिक अर्थ कहां से आ रहा है, समूह कहां से आ रहा है, ये वर्णों के समूह से आ रहा है। किससे आ रहा है, वर्णों के समूह से, वर्णों के समूह से, ठीक है। और जब हम गणों की चर्चा करते हैं तो साथियों याद रखिएगा वर्णिक छंद में जो प्रयुक्त गण होते हैं इन गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। 8 गणों का प्रयोग होता है, ठीक है। और गणों के प्रयोग का एक निश्चित क्रम होता है प्रत्येक छंद के लिए। इस पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है,
वर्णिक छंद क्या होता है? तो वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाता है। लेकिन वर्णिक छंद में गणों के प्रयोग का एक निश्चित क्रम होता है, जिसके आधार पर किसी छंद में वर्णिक छंद कौन सा है इसका निर्धारण करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्णिक छंद को पहचानने के लिए वर्णों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसके गण। और ये गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। साथियों, आप लोगों ने बहुत बहुत किताबों में पढ़ा होगा कि इन गणों को याद करने का एक सूत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यमाता राज भान सलगाह। ठीक, इसको याद कर लेंगे आप लोग, और याद हो भी गया होगा। 3 बार बोलेंगे, यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा, यमाता राजभान सलगा। बोलिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, ये गणों की संख्या को निर्धारित करता है। अब ये गण कौन कौन से होते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यमाता राजभान सलगा का जो हमारा सूत्र है, उसमें देखिए ये गण कौन कौन से होते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं यमाता राज भान सलगाह। अब मैंने आपको बताया कि कितने वर्णों का समूह, तो ये 3 वर्णों का समूह लेना होता है। अब ये 8 वर्ण जो होते हैं, पहले देखें कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 8 वर्ण में 8 गण में, 8 गण में एक गण जो होता है आपका, वो कहलाता है यगण। क्या कहलाता है? यगण। यगण। दूसरा कहलाता है मगण। तीसरा कहलाता है तगण। चौथा कहलाता है रगण। पांचवा कहलाता है जगण। छठा कहलाता है भगण। सातवां कहलाता है नगण। और अंतिम कहलाता है सगण। देखिए काउंट करेंगे, यगण 1, 2 मगण, 3 तगण, 4 रगण, 5 जगण, 6 भगण, 7 नगण और 8 सगण। ये 8 क्या होते हैं? ये 8 आपके, ये 8 गण होते हैं। ये 8 आपके क्या होते हैं? गण होते हैं। ठीक है। अब इन 8 गणों में देखिए, मैंने बताया कि एक गण क्या होता है? ये 3 वर्णों का समूह होता है। ठीक है। अब 3 वर्णों का समूह होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ण इसमें कैसे लेंगे? तो या के साथ, जरा देखिए, या के साथ आगे के 2 वर्णों को जब हम मिलाते हैं, 2 वर्ण कौन से हो गए? या के साथ एक वर्ण मा और दूसरा वर्ण ता। तो यहां पर यमाता जो बनेगा, यमाता, यमाता का देखिए मतलब क्या हुआ? किस शब्द में, किस शब्द में यगण होगा? यगण किस शब्द में होगा? बस इसको पहचान लीजिए, यहां से आप पहचान जाओगे। बहुत आसानी से गण बता रहा हूं मैं। यमाता का मतलब हुआ कि कोई ऐसा शब्द जिसमें 1, 2, 2
मात्रा इस प्रकार से प्रयोग हो, यानी 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह जिसमें मात्राओं का प्रयोग 1 2 2, ऐसा कोई भी शब्द यदि होगा, कोई भी शब्द होगा तो उसमें गण कौन सा पाया जाएगा? वह इसमें गण पाया जाएगा यगण। एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बहुत आसानी से स्पष्ट करता हूं। जैसे देखिए, आप शब्द देखिए, यगण में मैं एक शब्द लिखता हूं कमाना। क्या शब्द लिखा मैंने? कमाना। अब यहां पर देखिए तो यहां पर मात्रा कितनी हुई? 1 2 2 मात्रा हो गई। मैंने आखिरी टर्न पे आप लोगों को वर्ण और मात्रा लगाना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था, और अगर किसी को अभी ना आ रहा हो तो पुराना वीडियो जाकर के देख ले, पुराने वीडियो में आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर मैंने बताया कि कमाना शब्द में ये इस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग हुआ। तो अगर पूछा जाएगा कि कमाना में कौन सा गण है, तो साथियों इसमें यगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यगण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं मगण को बोलूं, तो देखिए मगण में किस प्रकार से आएगा। तो फिर से साथियों यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने कुछ नहीं करना है, मां से आगे के 3 वर्णों का आपको क्या करना है? आगे के 3 वर्णों का समूह ले लेना है। देखिए अब शब्द क्या बना? मां तारा। शब्द क्या बना? ये बना मां तारा। यानी मात्राएं कैसे हुई? जरा देखिए मात्राएं क्या हुई? तो 2 2 2, यानी 2 2 2 की मात्राएं अगर किसी शब्द में, और 3 वर्णों का समूह अगर 2 2 2 की मात्राओं में है, तो साथियों उसमें गण कौन सा हो जाएगा? मगण हो जाएगा। कौन सा गण हो जाएगा? मगण। बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं दीवाना, दीवाना। अब देखिए मात्राएं देखिए, तो 2 2 2, यानी इस शब्द में कौन सा गण हो गया? मगण हो गया। कौन सा गण हो गया? मगण। तो साथियों बहुत आसानी से देखिए मगण का प्रयोग कैसे हुआ? मातारा। कैसे हुआ? मातारा। ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें किसकी? तगड़ की, तो यहां से फिर से 3 का शब्द लीजिए, तो क्या बना? ताराज। क्या बना? ताराज। यानी यहां मात्राएं क्या हो सकती साथियों? 2 2 1। क्या बनी? 2 2 1। फिर मैंने बात करी रगड़ की, तो रगड़ की यहां से देखिए राजभा, राजभा। तो ये क्या बनी? राजभा। यानी ये कैसे हो सकता है साथियों? तो हो सकता है 2 1 2। क्या हो सकता है? 2 1 2। फिर अगर बात करें जगड़ की, तो क्या बन सकता है? जभान। जभान। तो जभान का मतलब क्या हो सकता है साथियों? देखिए जभान का मतलब 1 2 1। ठीक है, 1 2 1। इसी प्रकार से अगर देखो भगड़ की बात करें, तो 2 1 1 2 1, आप आसानी से देख सकते हो 2 1 1 क्या? भगड़। 2 1 1 भगड़। फिर ना को लोगे तो देखिए नासल, नासल। यानी ये क्या बना? 1 1 1 1 1 1। और इसके बाद सगड़ की बात करें तो यहां पर ये 1 1 2। ठीक है, ये क्या हुआ? 1 1 2। तो ऐसे शब्द जिसमें क्या? 1 1 2 1, जैसे मैं यहां पे लिख दूं साथियों, देखिए मेरा नाम जो है पवन। अगर बात करें इसमें कौन सा गण है, तो देखिए 1 1 1, यानी मेरे नाम में कौन सा गण हो जाएगा? नगण हो जाएगा। बस 3 3 का समूह हम देखते हैं साथियों। अब जो मैंने आपको प्रश्न किया था जरा देखिए, मंदाक्रांता और शिखंडी दोनों में वर्ण 17 ही होंगे, लेकिन इन गणों का प्रयोग जो होगा वो दोनों में अलग अलग होगा। दोनों में अलग अलग होगा। उस गणों के प्रयोग के आधार पर हम बता देंगे कि दिया गया छंद कौन सा है? मंदाक्रांता है और दूसरा शिखंडी का छंद है। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं कि छंद के अंग की जो चर्चा है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आज की अपनी चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और
अगली कक्षा में आपके संभवतः अंतिम क्लास छंद की हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज थी। यहां से अब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अब बस मात्राओं का हम बता करके संख्याओं के आधार पर अब बहुत आसानी से फिर एक अभ्यास सत्र की ओर चलेंगे और देखेंगे बहुत आसानी से, कितने आसान तरीके से आप छंदों को पहचान पाएंगे। तो आज की अपनी कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूं, ठीक है, और इस वादे के साथ कि हम आगामी कक्षा में आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।